हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 168 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 196 नंबर से शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री वेनसांग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था। चीनी यात्री वेनसांग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था, ये बताना है। अतिशी, दीपंकर, श्रीज्ञान, रक्षित या शीलभद्र। तो 196 का आंसर जाएगा डी के साथ, शीलभद्र आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? शीलभद्र आंसर हो जाएगा। तो चीनी यात्री जो वेनसांग था, जब नालंदा उसका आगमन हुआ उस समय जो शीलभद्र थे उन्होंने वेनसांग का क्या किया था? स्वागत किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्व गया। इस समय यहाँ के कुलपति शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र ने उसके नालंदा आगमन पर स्वागत किया था। वेनसांग आचार्य के चरित्र तथा विद्वता से काफ़ी प्रसन्न हुए या काफ़ी उनकी प्रशंसा की। वह उन्हें सत्य एवं धर्म का भंडार कहता है। लगभग 150 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान दिए। आगे चलते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक कार्य दिया गया था। वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था, किसे उसका मार्गरक्षक बनाया गया था, ये बताना है। उदिता को, वज्रादित्य को, श्री वेकादेव को या भीमदेव को। तो आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा दोस्तों, उदिता को। किसको? उदिता आपका आंसर हो जाएगा। 97 का ये आप आंसर कर लेंगे, उदिता। वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था, तो उदिता को दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। 644 ईस्वी में वेनसांग ने हर्ष से स्वदेश लौटने की अनुमति ली। हर्ष ने जालंधर के राजा उदिता को उसे के सीमा तक पहुंचाने हेतु नियुक्त किया। 644 में मतलब ये भारत से वापस अपने देश जाता है। उस समय हर्ष ने जालंधर के राजा उदिता से उसका रक्षक नियुक्त किया था। वेनसांग बुद्ध की चंदन की मूर्ति, वेनसांग बुद्ध की चंदन की मूर्ति, बुद्ध के कुछ अवशेष तथा 657 बौद्ध ग्रंथों को स्वदेश लेकर गया था। कितना? 657 बौद्ध ग्रंथ लेकर चला गया था। ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। उल्लेखनीय है कि वेनसांग भारत में आए हुए सभी चीनी यात्रियों में सर्वश्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध है। वह हर्षवर्धन के समय बौद्ध साहित्य के अध्ययन के उद्देश्य से मार्ग की अनेक कठिनाइयों का सामना करता हुआ भारत आया था। आगे देखते हैं। आपको क्या करना है? तिथि के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन आया था ये आपको बताना है, इसके बाद कौन आया था ये बताना है। तो ऐसे करना है। तो आप अगर राजा के नाम को जानते रहेंगे तो आप कर लेंगे। जैसे आप करेंगे
कि सबसे पहले देखेंगे तो मेगस्थनीज जो आता है वो किसके शासनकाल में आता है, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, मौर्यों के। फिर इसके बाद आपका जो आएगा वो आप देखेंगे फाहियान आ जाएगा, विक्रमादित्य गुप्त वंश में आता है फाहियान, तो ये याद रखना है। इसके बाद जो आएगा आपका वेनसांग आएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इसके बाद तब इत्सिंग आएगा। तो इस तरह आप कर लेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो इस तरह आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा, सी आंसर कर लेंगे। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसका थोड़ा सा। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। उसने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जिसे सीयूकी कहा गया है। किसने लिखा है, वेनसांग ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है, सीयूकी। वेनसांग के समान इत्सिंग भी चीनी बौद्ध यात्री था जो उसके वापस जाने के बाद भारत की यात्रा पर आया था। आगे चलते हैं, 199 नंबर क्वेश्चन है आपका। बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था। बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था। शशांक था, पुष्यमित्र शुंग था, ईशान था, ईशान वर्मा था, या इनमें से कोई नहीं। तो 199 का ये सही हो जाएगा दोस्तों, शशांक। आंसर क्या करेंगे, शशांक था। तो बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था, शशांक। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, शशांक आंसर कर लीजिएगा। व्याख्या देखते हैं। हर्ष का समकालीन गौड़ नरेश शशांक एक कट्टर सौर था। उसके सिक्के पर शिव तथा नंदी की आकृतियाँ मिलती है। वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि उसने बौद्ध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फिकवा दिया तथा समीप के एक मंदिर से बुद्ध की जो मूर्ति है, मूर्ति को हटवाकर शिव की प्रतिमा का क्या है, प्रतिष्ठापन करवाया था या करवाई। इसके अतिरिक्त उसने पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे बुद्ध के चरण चिन्ह अंकित पाषाण स्तंभों को गंगा नदी में फिकवा दिया। आर्यमंजू श्री कल्प जो है आपका, आर्यमंजू श्री मूल कल्प जो है में उसका चित्रण बौद्ध द्रोही के रूप में किया गया है। अन्य तथ्य देखते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का क्या था, सेनापति था। तो यहाँ से दो है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बृहदत्त है। इसको याद रखिएगा। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। बौद्ध रचनाओं से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया। बौद्ध रचनाओं से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 जो स्तूप को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ईशान वर्मा कन्नौज के मौखरी वंश से संबंधित था। ईशान वर्मा जो था वो कन्नौज के मौखरी वंश से संबंधित था। इसने मौखरियों की सामंत स्थिति से स्वतंत्रता स्थिति में लाया। इसने महाराजा अधिराज की उपाधि क्या की, धारण की। किसने, तो ईशान वर्मा ने। 200 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण जो है पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था कहाँ से, सांची से। सांची से, गिरनार से, लुम्बिनी में या सारनाथ में। सांची में, गिरनार में, लुम्बिनी में या सारनाथ में। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, गिरनार आंसर हो जाएगा। गिरनार जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है तो गिरनार से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। रुद्रदामन जिसका कार्यकाल 130 से 150 ईस्वी का है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है।
और इसके आगे देखते हैं, इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम क्या है, नमूना होता है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना होता है। आगे देखते हैं 201 का है, आंसर दीजिएगा। चालुक्य वंश की राजधानी थी, चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी, कन्नौज, मानखेट या कांची। तो आंसर 201 का आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों, वातापी। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, वातापी। आप आंसर ए कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। बीजापुर जो कर्नाटक में है, बीजापुर जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6वीं-7वीं शताब्दी में जो है ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। 202 नंबर क्वेश्चन है और आज इस वीडियो का और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। ये जो आपका गुप्तोत्तर काल चल रहा था ये आज समाप्त होता है। अब अगले हम जो पढ़ेंगे वो संगम कालीन दक्षिण भारत जो है संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है, अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है, गुंटूर में, कर्नूल में, चित्तूर में या हरदसन हल्ली में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 202 का ए सही होगा, गुंटूर में। आंसर ए का ए सही हो जाएगा। अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है, तो गुंटूर। आंसर ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्ण नदी के तट पर स्थित है। लेखों में अमरावती का नाम धान्य कटक मिलता है। और आगे देखते हैं दोस्तों 203 और इस वीडियो का आखिरी होगा, एक क्वेश्चन और था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिया है 1 और 2 और उसका विचार करना है। पश्चिमी भारत की सत्ता पूर्णतः विनाश कर दिया गया, पश्चिमी भारत की शक सत्ता का पूर्णतः विनाश कर दिया गया और उनका भूभाग गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। कारण कह रहा है इसने भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार को सुगम बनाया। तो उपयुक्त के संदर्भ में लिखित में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो जाएगा ए के साथ जाएगा दोस्तों। आंसर आपका ये सही हो जाएगा कि ए और 2 दोनों सही है। ए की समुचित व्याख्या आर है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है, सही हो जाएगा। इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। पश्चिमी भारत का अंतिम शक नरेश रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता उन्मूलन कर दिया। इससे इन्हें पश्चिमी समुद्री तट मिल गया जो व्यापार वाणिज्य के लिए क्या है, मशहूर था। तो फ्रेंड्स आज का ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। अब कल मिलते हैं संगम कालीन दक्षिण भारत का जो राजनीति है उसके बारे में क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।